हेलो गाइस, मैं मोहम्मद खजर वारसी और आप देख रहे हैं हसन जानवर यूट्यूब चैनल। मन को अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारी मज़ीद वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो आज के बेटा के जो मेहमान है वो बहुत ज़बरदस्त स्नूकर चैम्पियन है। उन्होंने पाकिस्तान में सबसे पहला वर्ल्ड कप जीता था स्नूकर में और वो इस वक्त लिख रहे हैं गाने वगैरह। उनसे बात करते हैं गाने के हवाले से। आइए जी। तो भाई आप बता रहे थे कि अभी जैसे कि अभी इखलाक बशीर भाई ने कहा ना, यहाँ पर शौकीन लोग भी ऐसे होते हैं कि जो शौकीन लोग होते हैं। हाँ, मैं उसका जवाब देना चाह रहा था मगर मैंने उनके बीच में नहीं बात की। आप बोलो। मैं यही आपको बता रहा हूँ कि देखे ना, चलो स्नूकर तो एक अलग खेल की सूरत में हुआ, सही, लेकिन म्यूज़िक तो पूरी दुनिया में सुना जाता है, तो पूरी दुनिया में सुना जाता है और उसकी कदर भी बहुत है। 2 दफ़ा इंडिया ने मेरे से मेरे गाने मांगे, मुझसे जी, मुझसे कहा कि भाई ये गाने हमें दे दो, हम इसको बनाएंगे, आप नहीं इसको गाओगे, सिंगर नहीं होगे, लेकिन हम आपको इसकी रॉयल्टी देंगे अगर आप ले लो। और मैं नहीं माना। इसको मैं अपनी गलती कहूँ या कम अक्ली कहूँ, मुझे बताएं आप, क्योंकि मेरे 2 महीने बाद ही राहत फ़तेह अली साहब भी वहीं थे और आपका आतिफ असलम भी वहीं था, वो गा रहे थे। मैं तो वो हूँ कि जिसने अपने गाने बनाए हुए हैं, वो बिक रहे थे, तो मुझे तो कर देना चाहिए था, अपने लिए मान लेनी चाहिए थी उनकी बात, लेकिन मैंने नहीं मानी। मैं डर गया कि अगर कहीं ऐसा ना हो कि कल को पाकिस्तान में लोग कहें कि यार ये तो इंडिया को इसने अपने गाने, हालांकि मैं समझता हूँ अब ऐसा लगता है कोई बुरी बात नहीं थी अगर मैं दे देता। नहीं सर, पता मसला क्या है? मसला ये ना कि इंडिया के गाने अगर आप दे देते तो क्या इंडिया वाले रॉयल्टी देने के लिए तैयार थे। और लोग काम नहीं कर रहे? नहीं, इंडिया क्या और लोग काम करके नहीं है इंडिया? मैं वही तो कह रहा हूँ, मगर उस वक्त कोई नहीं था ना सिवाय 2 नाम के, जी, मेहंदी हसन साहब और गुलाम अली साहब, यही 2 नाम थे, नाम ये 2 ही थे। इसलिए मैं 2000 की बात कर रहा हूँ, 2006 में शायद, सही, उस वक्त ये नहीं थे अभी। तो मैं यही आपको बता रहा, अगर ये मेरे से पहले होते तो फिर तो मैं 1 मिनट नहीं लगाता। हाँ। अब फिर मुझे मेरा एक रास्ता ऐसा खुल जाता कि जहाँ से मैं अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ कर सकता था। मेरा ये कहने का मकसद है, आज मेरे पास इतनी सारी गज़लें मैंने बनाई हैं, 30 से ज़्यादा गज़लें बनाई हैं, 30-40 से ज़्यादा मेरे सॉन्ग हैं, गीत मैंने बनाए। मैं क्या करूँगा, क्योंकि यहाँ पे अब मैं जाता हूँ, अगर उसमें जाता हूँ एकेडमीज़ में, तो वहाँ जनाब गज़लों की और अपने गाने वालों की कोई कदर नहीं है। उनको फिल्मी गाने चाहिए, गज़लें वाले नहीं चाहिए उनको, गज़ल वाले। जबकि गज़ल पूरी दुनिया में मशहूर है कि गज़ल जो है, गायक मेहंदी हसन साहब और गुलाम अली साहब क्यों मशहूर हैं? गज़लों की वजह से मशहूर है ना। लेकिन वो कि कोई अहमियत इतनी नहीं, हैरत की बात तो है। आपने जो गज़लें पहले ये लिखी थी या जो भी लिखे थे आपने जी, तो अभी वो किसी सिंगर ने पाकिस्तान में गाए? इंडिया में जिन्होंने गाए हैं ना, मैंने वही शायरी अपनी गज़लों में भी मेरी बनी है, मैंने बनाया और उन्होंने भी बना लिया। अच्छा, हाँ जी, मगर ट्यून अलग अलग है, धुन अलग है। मिसाल के तौर पे न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। ये गज़ल जो मैंने बनाई है, जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात, ये मैंने भी गाई है। वहाँ इंडिया में भी बहुत लोगों ने गाई है। चंदन दास एक बड़े मशहूर वहाँ के सिंगर है, उन्होंने भी गाई है, एक ने और गाई है। और यहाँ पे भी सुना था कि मैंने कि नूर जहाँ ने शायद ये शायरी इस्तेमाल की थी, ऐसा सुना है मैंने देखा तो नहीं है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई मैं और उनसे आप कर लें कंपैरिजन इंशाल्लाह। जो धुन उन्होंने बनाई है और जो धुन मैंने बनाई है, उसमें आप मुआवजा कर लें, इंशाल्लाह आपको लगेगा कि मेरी धुन ज़्यादा अच्छी है। अपने मुंह से ऐसी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, ऐसी गज़लें मैंने बनाई हैं। ये मतलब अभी जैसे आपने माशाल्लाह अभी धुन सिखाया, जी, धुन आपने सुनाई, हाँ, और शायरी भी कर रहे हैं आप,
एक बात मुझे और पता चली थी आपके बारे में जी। कि क्या वो जो स्टोरी राइटर है। हाँ जी, ये भी कहानी। अच्छा, ये मैं आपको बताऊं जी जी, कि मुझे बचपन से ही नॉवल पढ़ने का बड़ा शौक था, सही। बचपन से ही। तो वो नॉवल पढ़ते 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 जब मैं फिल्में देखता था तो मुझे लगता था कि यार ये जो है मज़ेदार नहीं है, सस्पेंस जो है या कहानी जो है उसमें ये झोल है या वो झोल है। जैसा कि आजकल के मैं टीवी के जो देख रहा हूँ, सिलसिले देख रहा हूँ, तो मुझे पता नहीं क्यों उनमें इतना मज़ा नहीं आ रहा जो आज से 30 साल पहले के अपने जो ड्रामे थे, जो मज़ा उनमें था अरे उनकी क्या बात है। कि जब वो ख़त्म होता था ड्रामा तो आखिर में कोई ना कोई ऐसा सस्पेंस छोड़ जाते थे कि जो आदमी को पूरा हफ्ता बैठना पड़ता था कि यार इसके बाद क्या होगा। जैसे या वो क्या अंधेर होगा। उजाला आता हाँ था, जी, बिल्कुल। जैसे वो खुदा की बस्ती खुदा की आता बस्ती था। थी, खुदा की बस्ती तो कितना मशहूर ड्रामा था हमारा, अनकही अनकही और बहुत सारे, आंगन टेढ़ा, बिल्कुल 50-50, बिल्कुल। सन्नाटे हो जाते थे। हाँ जी। तो आपने उससे मुतासिर होकर फिर आपने क्या कहानी लिखी फिर? हाँ, नहीं वो मेरे जहन में एक दफ़ा मैंने सोचा कि यार क्यों ना एक कोशिश की जाए, तो मैं फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कहानी बनाता गया और बनती गई। वो चूँकि सस्पेंस पे थी, हमारे मुल्क में जो मर्डर सस्पेंस बहुत कम देखा जाता है अच्छा। क्योंकि वो शायद इतना अच्छा नहीं, लेकिन पड़ोसी मुल्क में मर्डर सस्पेंस की बड़ी वैल्यू है, वो बहुत ऐसी बनाते हैं, बल्कि उनके कई ड्रामे ऐसे चलते हैं सही। जैसे CID है, क्राइम पेट्रोल है, उसमें उनके अपने हालात के अलावा मर्डर सस्पेंस बहुत होता है। तो मैंने उस पर जो है, और वो सोचते हुए मैंने ऐसी कहानी बनाने की कोशिश की कि जिसमें आदमी को, देखने वाले को बोरियत का टाइम ही नहीं होगा कि वो बोरियत महसूस करे। क्योंकि एक्चुअली जो हमारा ये जो मौजू है, ये होता है, ये टॉपिक जो है ये बड़ा बोरिंग टाइप का भी होता है कि इन्वेस्टिगेशन एक आदमी कर रहा है और वो इन्वेस्टिगेशन के अंदर ही घुसा हुआ है और उसको टाइम लग रहा है, भाई उसके पास गया, उसके पास ऐसी इस तरीके से कहानी बनाई कि उसके अंदर पूरा जो है वो आप रुकोगे ही नहीं, स्टार्ट टू एंड, मर्डर के बाद, और आपको पता ही नहीं चलेगा कि कातिल है कौन एंड तक। ऐसी कहानी बनाई। अच्छा जी, गुफ्तगू हो रही है हमारी और हमारे साथ मौजूद है इस वक्त टीवी के बहुत अच्छे आर्टिस्ट गुड्डू मामा से गुजारिश करूँ, गुड्डू मामा तशरीफ लाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़े बड़े लोगों के साथ आज मुलाकात हो रही है। अस्सलाम वालेकुम हसन जान साहब, माशाल्लाह। यूसुफ साहब बहुत बड़े चैंपियन आप स्नोकर के, अल्लाह मियाँ आपको ज़िंदगी सेहत दे। और मैं आपके दुआ करता हूँ कि अल्लाह मियाँ आप ऐसे ही खेलते रहें। और इंशाल्लाह। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ हुकूमत पाकिस्तान से जी कि यूसुफ साहब स्नोकर जो चैंपियन हैं, इनकी भरपूर पेशेराई हो, रहनुमाई हो और इनको पाकिस्तान का कोच बनाया जाए। जो लड़के सीख रहे हैं उनको ट्रेनिंग दें, ये मैं गुजारिश करता हूँ हुकूमत पाकिस्तान से। और जितने भी पौधेदार हैं उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ, प्लीज़ 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 यूसुफ खान साहब स्नूकर चैम्पियन, उनके साथ आप आके मिलें, उनके घर आएँ और उनसे मिल के उनसे पूछें कि आप कहाँ पूरे पाकिस्तान में ये कोचिंग करना चाहते हैं। क्यों यूसुफ साहब? जी बिल्कुल, क्यों नहीं करना चाहते हैं। हाँ। अब जब खिलाड़ी नहीं रहता है तो वो कोच ही बनता है बिल्कुल मुल्क में, बिल्कुल कोचिंग से। हाँ। और भी चीज़ें हैं और भी मामलात हैं, उनको आप प्लीज़ देखें, आप मिलें। मैं सदर पाकिस्तान उनसे गुजारिश करता हूँ, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से और आर्मी चीफ से कि स्नूकर चैम्पियन मोहम्मद यूसुफ साहब से आके मिलें, प्लीज़ प्लीज़ मिलें। अगर जहाँ भी कोई भी इस्टेब्लिशमेंट का आदमी कोई भी ये चैनल देख रहा है, आप प्लीज़ इनसे रब्ता करें। मिले नहीं तो हमें बुला लें, कोई बात नहीं। जी सर। और क्या हाल है? लेकिन मैं एक बात बताना चाहूँगा कि गुड्डू मामा जो है उन्होंने तो रिक्वेस्ट कर दी, गुड्डू मामा ने दरख्वास्त कर दी कि यूसुफ साहब के लिए ये करें। और लेकिन गुड्डू मामा के लिए बताऊँ, आप देखते रहते होंगे ना गुड्डू मामा को ना? हाँ जी। थिएटर पे देखते हैं और हनीफ राजा साहब के साथ आपने बहुत देखा होगा छुप छुपा के। मामा बताइए अपने बारे में जरा, और आजकल क्या कर रहे हैं बताइए जरा प्लीज। देखिए जी, मैं 35 साल से 40 साल से माशाल्लाह, गुड ड्रामे कर रहा हूँ, स्टेज ड्रामा कर रहा हूँ। बड़े बड़े फनकारों के साथ किया है मैंने, काम किया है। लियाकत सोल्जर, उमर शरीफ भाई मरहूम, मोइन अख्तर भाई और लियाकत सोल्जर, सिकंदर सर, माशाल्लाह टीवी, स्टेज और
जितने भी चैनल में काम करता रहा हूँ, बस काम कर रहे हैं। जैसा इखलाक बशीर साहब बैठे हुए हैं हमारे साथ, वो पहले अपनी बात बता चुके हैं, सकाफत की बात बता चुके हैं, काम कर रहे हैं। अब पजीराई मिले ना मिले, काम तो करना, घर तो चलाना ही है ना। अब बिल्कुल। जैसे घर चल रहे हैं, चले, अल्लाह कभी ना कभी तो ये हमारे सकाफत के लोगों को और हमारे जितने, हम अभी आर्ट काउंसिल पाकिस्तान गुलरंग में मौजूद है, यहाँ ही बैठ के हम बात कर रहे हैं। यहीं यूसुफ साहब है, यहीं इखलाक बशीर साहब भी है, बात अपने बारे में बात करते हैं। इसलिए करते हैं कि शायद सुनने वाले हमारा कुछ ख्याल करें, ठीक है ना। अब हर आदमी तो हाथ नहीं फैलाएगा ना कि हमें दे दो। हर आदमी ये नहीं कहेगा कि भाई हमें हमारी मदद करो, हमारा बेनिफिट करो। अल्लाह के वास्ते ये बेनिफिट ख़त्म हो जाए, काम ज़्यादा होगा तो बेनिफिट की ज़रूरत नहीं होगी। सही। तो मैं सबसे गुजारिश करता हूँ, क्या कहते हैं इखलाक बशीर साहब आप इसके बारे में, बेनिफिट शो होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? भाई बेनिफिट शो तो आर्टिस्ट की जो ना, आर्टिस्ट की सबसे बड़ी तौहीन ही बेनिफिट शो है। आर्टिस्ट की सबसे बड़ी तौहीन ही बेनिफिट शो है। किस बात का बेनिफिट करें और लोग उस पर तरस खाएं और चंद हज़ारों रुपए उसको दे दी जाए, ऐसा नहीं है। ये गवर्नमेंट का काम है, ये गवर्नमेंट का काम। हम किसी इदारे की बात नहीं करते, इदारे गवर्नमेंट बनाती है, ये गवर्नमेंट का काम है और वही डायरेक्शन दे इदारों को। हम क्यों किसी इदारे के सरबराह से बैठ के बात करें? क्यों करें भाई? वो सरबराह अपनी जेब से थोड़ी दे रहा है, वो भी कहीं से ले रहा है ना। उसका काम ये है कि उन आर्टिस्टों को, कि जो मेरे एक सजेशन थी कि 40 साल की उम्र के बाद जितने भी आर्टिस्ट हैं, चाहे वो सिंगर हैं, कंपोज़र हैं, प्लेयर हैं, उनको मेडिकली फैसिलिटीज़ शुरू कर दो 40 साल के बाद। इस शहर के अंदर फी ज़माना जो हालात चल रहे हैं, इतने मर्ज़ पैदा हो रहे हैं, हार्ट अटैक, ये वो, लोगों के पास वसाइल नहीं होते, ठीक है ना। उनको आप मेडिकल फैसिलिटी करो, कम से कम उनका चेकअप हो प्रॉपर, उनको पता चले कि भाई हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम, ये फैसिलिटी होनी चाहिए। और गवर्नमेंट से एक बात मैं जानता हूँ, सब कुछ हो सकता है। आज कराची में ग्रीन बसेस चल रही है ना, उसका सिस्टम हम ही लोग फॉलो कर रहे हैं ना। सब कुछ हो सकता है अगर गवर्नमेंट चाहे तो। बिल्कुल। कोई जैसे कोई पेंशन टाइप की चीज़ शुरू की जाए। इखलाक बशीर साहब आपने बहुत अच्छी बात की है और ये बात हर आर्टिस्ट को सोचनी चाहिए। देखें, आपका घराना इतना बड़ा घराना है, ठीक है, हम ये चाहते हैं कि यार वो ऐसी कोई बात ना हो कि यार मसलन ये है कि जी मर गए लुट गए, जब आप काम नहीं कर रहे होते, ये नहीं होता जी बेनिफिट करवा दो, इसकी मदद कर दो। अक्सर आर्टिस्टों के साथ यही हो रहा है। अब मैं गुजारिश करता हूँ, जितने भी अपने सीनियर हैं जो स्टेज के आर्टिस्ट हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, मैं शकील सदीकी भाई से गुजारिश करता हूँ, मैं रऊफ लाला भाई से गुजारिश करता हूँ, मैं परवेज़ सदीकी भाई से गुजारिश करता हूँ, मैं हनीफ राजा से गुजारिश करता हूँ, मैं जाकिर मस्ताना से गुजारिश करता हूँ, और मैं जितने भी ये आर्टिस्ट हैं जो पाक भारत जाके अपना झंडा गाड़ा, उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ, आके ड्रामे करें और आर्टिस्टों को उनकी रोज़ी, अपनी रोज़ी, हलाल की रोज़ी दें, हलाल की रोज़ी दिलवाएं। ये नहीं कि आर्टिस्ट जगह जगह मांगता फिर रहा है। मैं मौदबाना गुजारिश करता हूँ, खुदारा मैं आपसे बहुत गुजारिश करता हूँ, जितने भी हमारे बड़े हैं, और जब आप लोग इंडिया में जाके अपना पाकिस्तान का झंडा गाड़ सकते हैं तो आप यहाँ पे काम क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं स्टेज को आबाद कर रहे हैं? भाई हमने सिर्फ फेस्टिवल पे गुजारा नहीं करना है। साल बाद फेस्टिवल होता है, साल बाद ईद आती है, तो कहाँ जाएगा आर्टिस्ट? मर जाएगा आर्टिस्ट हैं। आप लोग वैरायटी करके हैं रोज़ी कमा लेते हैं, बाकी आर्टिस्ट कहाँ जाएंगे? आपने उमर शरीफ भाई जब तक थे, उमर शरीफ लेजेंड हमारे, वो ड्रामे करते थे, वो ड्रामे करते तो ड्रामा होता था। मैं फिर गुजारिश कर रहा हूँ अपने सीनियर से, मौदमाना गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग आएँ, स्टेज को बहाल करें और अच्छे प्रोड्यूसर, अच्छे राइटर लेके आएँ, ड्रामे करें। उससे ये है कि आर्टिस्ट जिंदा रहेगा। ये कि मैं एक बात पूछना चाह रहा था आपसे, ये अभी आपने इतनी सारी लोगों से गुजारिश कर दी है, ये लोग क्या करेंगे? ये तो हमारी तरह का
मसला होगा। वो लोग क्या क्या, अच्छा जो लोग अक्सर मैंने देखा जी थिएटर तबाह हो गया और ये हो गया, तो थिएटर का जिम्मेदार कौन है? थिएटर का जिम्मेदार हम सारे हैं। अच्छा उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है जितने भी हमारे, जब हमारे शकील सदीकी भाई इंडिया में जाके पूरी दुनिया को अपनी कॉमेडी से लोगों को हंसा सकते हैं और बड़े बड़े आर्टिस्टों को अपनी कॉमेडी से वो मुतासिर कर सकते हैं, तो क्यों नहीं यहाँ पाकिस्तान में क्यों नहीं मुतासिर कर सकते हैं? यहाँ चैनल में क्यों नहीं आके काम करते? ये अपने तो मामा- रऊफ लाला भाई जी, जी, ये जी। आके, मैं कहता हूँ वनडे ड्रामा करें यहाँ पे आके। ये अब वो काम छोड़ दे, आपको खुद हिम्मत करनी पड़ेगी इसके लिए। हाँ ना, क्यों इखलाक बशीर साहब, हमको खुद हिम्मत करनी पड़ेगी, छोटे छोटे वनडे ड्रामा करें, खुद करें। अब फेस्टिवल होता है आर्ट काउंसिल पाकिस्तान कराची में, ठीक है, सितारा इम्तियाज मोहम्मद अहमद शाह सदर आर्ट काउंसिल करते हैं, ठीक है। अब एक साल में एक ही ड्रामा होगा। अच्छा मसला नहीं, साल में एक दफा नहीं होता। मैं आपको बताऊं, वो होता है 2 साल में एक बार। जी हाँ। जबकि ईद भी साल में 2 आती हैं। जी हाँ। है ना? तो खान साहब जैसे अभी इन्होंने कहा कि साल में एक बार होता है, मैं कहा साल में 2 साल में एक मरतबा ड्रामा होता है, और वो भी जबकि ईद भी साल में 2 आती हैं। तो आपके भी म्यूजिक फेस्टिवल का हाल यही है क्या? यार मैं तो हसन अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ, मेरे मालिक का बहुत बड़ा करम है, मेरे बाप की, मेरे वालिद के, बुज़ुर्गों की जूतियों का सदका है। हमारे पास यकीन करें, हमारे पास फुर्सत ही नहीं है, ना हम किसी फेस्टिवल पे बैठे हैं, ना हम किसी फेस्टिवल का इंतज़ार करते हैं। अल्लाह की लाख लाख करम नवाजी है। अल्लाह का करम पूरा साल अल्लाह ताला मसरूफ़ रखता है, काम भी बहुत, रोज़ी भी बहुत। अपनी, जो भाई ने भी बात कही ना, अपनी कोशिश से, अल्लाह की मदद और अपनी कोशिश। और इन इदारों में तो हम इसलिए आते हैं कि चलो यार भाई मिल जाते हैं, दोस्ती यारी, दुआ सलाम, शक्ल देख लेते हैं, और क्या होना है, दोस्तों के लिए, दैट्स इट। काम हम तो इनके बस का भी नहीं है। जो काम हम करते हैं अल्लाह की मेहरबानी से, इनको पता भी नहीं है, इनको पता भी नहीं है, खुदा की कसम। अभी इनको नहीं मालूम कि किस आर्टिस्ट का क्या जॉनरा है, किसको किस तरह से प्रेजेंट करना है, इनको भी नहीं पता। तो फिर क्या ज़रूरत है भाई? जो काम हमारे बुजुर्गों ने किया पूरी दुनिया में, वही हम कर रहे हैं। मेरे सवाल आपसे, जैसे आपने कहा कि काम का इनको नहीं पता है, उनको नहीं पता, मतलब जैसे माशाल्लाह अभी आपने कहा कि 4 पुश्ते यानी कि दादा और परदादा, दादा, वालिद साहब, फिर आप 4 होंगे ना, 4 पीढ़ी होंगी ना। तो क्या वो 4 पीढ़ी वाला आपके साथ रवैया है यहाँ पर, या आप सिखा रहे हैं? माशाल्लाह 4 पीढ़ी का मतलब है कि आपके पास इल्म का खजाना होगा ना। करम नवाजी, देखो अब मैं मौसीकी इल्म, मौसीकी पूरा तो कभी किसी को नहीं आया। ये तो आप एक बात, जितना आ जाए ये अल्लाह के करम से आता है, इसमें कोई दस्तरस नहीं है कि रोजी लग जाती है बस। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको इज़्ज़त भी दे देता है, शोहरत भी दे देता है, और उसकी एक शनाख्त बन जाती है। कि जैसे बड़े बुजुर्गों की, जैसे अगर आप क्लासिकल गवैयों को लो तो अमीर अहमद खान साहब इंदौर वाले, उनका मकाम है। बड़े गुलाम अली खान साहब, अब्दुल करीम खान साहब, फयाज खान साहब है जी, इनका मकाम है। पाकिस्तान में सलामत खान साहब, बशीर खान साहब, इनका मकाम। इन सब ने अपनी अपनी मेहनत करके ना जितना हासिल किया है, अल्लाह ने उसमें करम किया, बरकत डाली, और वो ऐसा हुआ कि लोगों ने कहा ये इन्हीं का है, ये इन्हीं का है। तो घराना, वैसे मैं घराने की बातों के ख़िलाफ़ हूँ, मैं किसी घराने शराने को नहीं मानता। ये काम जो करे उसका है, सही है, जिसको मेरा मालिक दे दे उसका है। घराना क्या होता है, हाँ एक रिवायत है कि भाई हमारा फला घराना, हमारा फला घराना। अब मैं चौथी जनरेशन हूँ अपने बुजुर्गों की। हो सकता है कल को मेरा बेटा पढ़ लिख के अपना कारोबार करके गाय, वो 5वीं पुश्त हो जाएगी। अच्छा खान साहब, ये क्या बात है? मतलब वैसे तो मैं आपसे बैठूंगा, एक बैठक में बिल्कुल सुकून से करूँगा, जो आपकी मेरी गुफ्तगू होगी ना। उस दिन भी हम बैठे थे तो देखा था फन के दुश्मन आ गए थे, तार उठाओ और ये निकालो और वो निकालो, है ना? तो कोई मसला नहीं। क्या ये क्या बात है कि पंजाब में ज़्यादा नहीं पड़ रहा? पंजाब गाना बजाना ज़्यादा नहीं पड़ रहा, या वहाँ के घराने वालों को संभाल लिया लोगों ने, वहाँ की हुकूमत ने, वहाँ के इदारों ने? वहाँ देखिए, चाहे पंजाब हो या सिंध हो, ये पाकिस्तान की बात है। ये एक पाकिस्तानी, आप अपने घर में लड़ते हैं, मरते कुछ भी करते हैं, लेकिन जब अपने महल्ले में निकलते हैं ना अपने घर से, तो अगर वहाँ आपकी बर्थ नहीं है तो फिर आप कुछ भी नहीं है। असल तो इज्जत आपको वहाँ से मिलती है ना। हम जब अपने घर से निकलते हैं, घर हमारा मुल्क है,